बिजनेस स्ट्रैटेजी, धंधे का फंडा। महाराष्ट्र ट्रेड फेयर अंतर्गत आयोजित और माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के सहयोग से धंधे का फंडा, बिजनेस स्ट्रैटेजी, इस चर्चा सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र का संचालन कर रहे श्री विनय जी मंत्री एक प्रख्यात और प्रभावी प्रशिक्षक के रूप में जाने जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में 5,000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। आपने आज तक कई नामी संस्था जैसे डिलॉयट, स्टर्लिंग एंड विल्सन, आईटीसी, एशियन पेंट्स, इन कंपनियों के लिए 2,000 से अधिक घंटे की कार्यशालाएं आयोजित की है और 300 से अधिक प्रतिभागियों को व्यापार, संचार और जीवन ऐसे विषय पर प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन दिया है। हमारे मार्गदर्शक है श्री प्रमोद जी कासट। आप इंटेलीकैप, जो कि आविष्कार ग्रुप का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वेंचर है, इस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर विराजमान है और आपको 25 वर्षों से अधिक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड प्राइवेट क्रेडिट का अनुभव है। आपने क्रेडिट स्विस, डॉइच बैंक्स ग्लोबल मार्केट्स टीम के लिए संचालक स्तर पर अपना योगदान दिया है। आपका एक्सेप्शनल ट्रैक रिकॉर्ड आपका नेतृत्व गुण प्रभावी तरीके से दर्शाता है। आपको देश और विदेशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, फार्मा, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में डील्स और निगोसिएशन का व्यापक अनुभव है। आप मुंबई विश्वविद्यालय से एमबीए है तथा आपके पास बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑनर्स की भी डिग्री है। हमारे अगले मार्गदर्शक है डॉक्टर दिगंबर जी झंवर। आप पालघर ठाणे क्षेत्र में लगभग 30 सालों से वैद्यकीय सेवा प्रदान कर रहे हैं और पालघर क्षेत्र में अग्रणी चिकित्सक माने जाते हैं। आपके व्यावसायिक निष्ठा के समान आपका सामाजिक कार्य प्रशंसनीय रहा है। आप जीवन ज्योत आई हॉस्पिटल पालघर और शौर्य भुवन अयोध्या, इन संस्थाओं में ट्रस्टी पद पर अपना योगदान दे रहे हैं। आप कमला ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं। आपको महेश गौरव, महेश भूषण, माहेश्वरी ऑफ द ईयर 2022 बाय माहेश्वरी टाइम्स और वोकेशनल एक्सलेंस अवार्डी 2022 आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हमारे अगले मार्गदर्शक है श्री राजेश जी मालपाणी। आप मालपाणी उद्योग समूह के चेयरमैन हैं। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप पर मेरिट में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। अमेरिका के नामांकित वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी से रिसर्च असिस्टेंटशिप पर सिस्टम्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफ साइंस की मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है। आप 500 करोड़ से अधिक बिजनेस करने वाली संगमनेर मर्चेंट्स बैंक के मुख्य मार्गदर्शक रहे हैं। आपको नागपुर के एलआईटी संस्था द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपके औद्योगिक योगदान के लिए आपको नवभारत सम्मान और उद्योग रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अब श्री विनय जी मंत्री से निवेदन है कि वे इस चर्चा सत्र को आगे बढ़ाएं। हम बड़े ही कुछ शब्दों में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की ये जो चर्चा होने वाली है ये किस चीज पर होने वाली है। बिजनेस स्ट्रैटेजी के इस पीछे हमारा क्या हेतु था, क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के इस सेशन के। इन ये सामने जो जितने व्यक्तित्व जितने बड़े हैं उतने ही हम्बल भी है। तो इनको जब भी मैंने टाइम मांगा है, इन लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से मुझे टाइम दिया है और कभी मुझे ये एहसास नहीं करवाया कि हम आपको टाइम दे रहे हैं करके। तो राजेश जी का अगर कहे तो उन्होंने खुद अपना कॉन्टैक्ट भेजकर मुझे कहा कि आई एम स्पीकर एट जालना। तो मैं गदगद हो गया। मैंने बोला बड़े लोगों की यही खास बात होती है कि वो उनके परिसर के सारे लोगों को और बड़ा मानते हैं। दिगंबर जी झंवर से जब मैंने बात की कि सर आपके लॉजिस्टिक्स का क्या होगा, तो दिगंबर जी झंवर ने मुझे कहा कि मैं अपना बर्डन जालना ट्रेड फेयर और इन कमेटी पर नहीं देना चाहता। आप लोगों के पास पहले ही बहुत काम है। मेरी एचआर टीम बहुत बढ़िया काम करती है, किसी और का करवाना हो तो आप मुझे बता देना। प्रमोद जी से जब मैंने बात की वो ओवरसीज से, तो उन्होंने बोला ओवरसीज होने के बाद भी he gave me a time of 6 PM so that he could be online and he could attend that। और अटेंड कर रहा था तब मैंने एजेंडा बताया। मैंने जैसे मैं अपने प्रोफेशनल कोचिंग सेशंस में करता हूँ, मैंने अपना बकायदा सब शुरुआत की। तो प्रमोद जी बोले इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है भाई, हम यहाँ पर बस चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट अबाउट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऑल फॉर बीइंग हियर एंड I'd quickly like to set the agenda for today's program, क्योंकि हम प्रोफेशनली यही करते हैं, पहले एजेंडा सेट करो, सबको पता चल जाए कि हम आए क्यों हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजी ये कहती है कि बॉस आपका धंधा 100 करोड़ का है, 300 करोड़ कैसे जाना है, उसे 1000 करोड़ कैसे जाना है, 5000 करोड़ कैसे जाना है। आपका धंधा अगर 25 लाख का भी है ना या 5 लाख का है
तो उसे अगले स्टेप पर कैसे लेके जाना है, हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग में कैसे जाना है, अगर आपने आयुर्वेद में मेडिसिन पढ़ाई करी है फिर भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बन सकते हो। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। अगर आपके पास बाहर जाकर यूएस में शिक्षण है फिर भी फैमिली वैल्यूज को पकड़कर आप वापस कब आ सकते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ पत्र संस्कार हुए थे ओंकार दास जी मालपानी के। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अगर आप एक बैंकिंग वेटरन हैं और आपने कई साल बैंकों के साथ रीस्ट्रक्चरिंग M&A किया है तो आपकी काबिलियत उस लेवल तक पहुंच गई है कि एक 300 करोड़ की कंपनी को आप 4000 करोड़ तक पहुंचा सकते हो, तो आप प्रमोद जी कासट हो। तो ऐसे सारे लोग हमारे सामने बैठे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ आपके बिजनेस को आप कैसे दे सकते हो, चाहे पैंडेमिक हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, यूएस में हाउसिंग प्राइम लोन फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बिजनेस फिर भी उस मुकाम तक पहुंचेगा। और हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं इससे पहले कि हम सेशन शुरुआत करें। इनकी बात सुनकर आपको ऐसे लग सकता है कि शायद इनकी जर्नी इजी रही होगी। प्लीज बिलीव मी दैट जर्नी हैज नॉट बीन इजी। ये सफर काफी मुश्किल रहा है, हर दिन मुश्किल रहा है, बट उन्होंने कुछ डिसीजंस लेकर अगले स्टेप तक पहुंचे हैं। वो डिसीजंस क्या थे, वो टर्निंग पॉइंट क्या थे, कब किस मोमेंट पर इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई मुझे नेक्स्ट स्टेप पर ये करना है, ये आज हम जानेंगे। ये है बिजनेस स्ट्रैटेजी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल सेशन। अगर आपको लगा नहीं यार ये सेशन मेरे काम में आने वाला है और आप यहां पर आए, थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस, आई अप्रिशिएट योर टाइम। विदाउट फर्दर अडू आई विल नाउ रिक्वेस्ट प्रमोद जी कासट टू प्लीज गो अहेड एंड enlighten us with your words, sir. So I will request the team to please put up Pramod ji's presentation. Thank you so much. They will also be helping you with the slide change. Thank you. Obviously सबसे लीस्ट, सबसे छोटा मैं हूँ इस ग्रुप में, तो नंबर मेरा पहला आ गया इधर। सर आप मुझे भूल गए। तूने तो पहले ले ही लिया नंबर। साथियों, मैं कल का पेपर देख रहा था। कल श्यामजी सोनी ने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। ये बहुत क्लियरली मराठी में कह रहे हैं, माहेश्वरी समाजातील तरुणांनी उद्योगाकडे वळावे। राइट? मैसेज बहुत सिंपल है। आप सभी को कुछ ना कुछ खुद का एंटरप्राइज करना चाहिए, बिजनेस बनाना चाहिए। और जो विनय ने आज सब्जेक्ट यहाँ हम सबके लिए रखा है वो बात यही है, ये बिजनेस के फंडे क्या है, ये बिजनेस में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, छोटे छोटे बिजनेसेस को हमको बड़ा कैसे बनाना चाहिए, स्केल कैसे बड़ा हो सकता है। आज आप सब लोग सुन रहे हो स्टार्टअप की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, पेटीएम हो रहा है, जोमेटो हो रहा है, आप सब युवा साथी परेशान हो रहे हैं। मैं तो छोटे गांव में हूँ, टेक्नोलॉजी तो मेरा बस नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो साथियों डरो मत, मैंने कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप देखिए, रिटेल इंडस्ट्री हो गया, एनर्जी इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, सारे इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटी है आपको बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। खाली टेक्नोलॉजी इज नॉट द ओनली वन, आपको बहुत जगह स्कोप है। हर इंडस्ट्री में आप आपकी कंपनी को आप बड़ा कर सकते हो। बस वो बड़ा करने के लिए एक राह है, उस राह पर हमको क्या करना चाहिए, हमें सही कदम क्या लेने चाहिए। आज हम सब लोग मिलकर यही बात आपसे करना चाहते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। हमने कोई नया रॉकेट साइंस तो लाया नहीं है यहाँ पे आपको देने के लिए, हम सिर्फ हमारा जो लास्ट 25-30 साल का एक्सपीरियंस है आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने मोतीलाल ओसवाल एक फर्म का नाम सुना होगा। रामदेव जी अग्रवाल जो उसके प्रमोटर है, छोटे से गांव से आए थे, राजस्थान से बम्बई सीए कर लिया। उनका 30 साल का एक्सपीरियंस, आज वो बड़े इन्वेस्टर है। जैसे आपने झुंझुनवाला का नाम सुना था राकेश जी का, वैसे ही रामदेव अग्रवाल एक बड़ी हस्ती है इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में। उन्होंने एक बहुत अच्छा लास्ट ईयर एक बुक लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि भाई
अगर बिजनेस समझना है या बिजनेस अच्छा बिजनेस बनाना है तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो विनय ने ऑलरेडी सुबह बता दिया आपको सबको। मैं फिर से उसी चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी बिजनेस करो तो उसमें क्वालिटी का ध्यान रखो। क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी रहे, आपके सर्विसेज की क्वालिटी रहे। दूसरा वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, वृद्धि। कीप स्लाइडिंग। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूं क्वालिटी, उसके साथ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा है लॉन्गेटिविटी, यानी ये जितना ज्यादा चलता रहेगा, ग्रोथ और क्वालिटी दोनों का मिश्रण, उतना बिजनेस हमारा स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही वो स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए सबसे पहले कस्टमर इज द किंग। आपका ग्राहक आपका भगवान है। अगर ग्राहक नहीं है तो धंधा नहीं है। भले ही वो सर्विस, इंटरनल सर्विस हो, एक्सटर्नल क्लाइंट हो, जो भी क्लाइंट है, आपका ग्राहक आपका भगवान है। आप ग्राहक को समझिए, उसकी नीड समझिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। और वो करते समय आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है। आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट बेस्ट पॉसिबल प्राइसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इज प्राइसिंग शुड बी राइट एंड क्वालिटी शुड बी बेस्ट। अगर आप कस्टमर्स की नीड्स समझकर अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे, आप मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, सेल्स पे फोकस करेंगे, तो आपका बिजनेस के लिए क्वालिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय आप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, आप ये चीजें ध्यान रखिए। खाली प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, आप सपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन कर रहे हो या रिटेल कंपनी चला रहे हो, तो एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में भी क्वालिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है लोग। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके कंपनी में है, आपके पार्टनर्स है, आपके चैनल पार्टनर्स है, अगर अच्छे लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे तो बिजनेस उतना ही स्ट्रांग फाउंडेशन पे रहेगा। तो लोगों का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है बिजनेस बिल्डअप करने में। चौथी चीज है कंप्लायंस। आप लोग सोचेंगे कंप्लायंस क्या होता है? टैक्स, जीएसटी, रेगुलर पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब चीजें आज के ज़माने में इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। जैसे जैसे हमारी कंपनियां बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे आप समझ लीजिए आपको कंप्लायंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक भी गलती कर दी, आपका प्लांट बंद किया जा सकता है, आप पे रेड हो सकती है और पूरा बिजनेस का जो क्रेडेंशियल्स बना हुआ है उस पर अफेक्ट आ सकता है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ जरूर ध्यान रख लीजिए, बिजनेस करते समय अब कंप्लायंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले के दिन थे सब चलता था, मैनेज हो जाता था, बट अब दिन बदल गए हैं। सिस्टम्स, प्रोसेसेस, गवर्नमेंट ने भी अपनी क्वालिटी चेंज कर दी है प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो आप ये ध्यान दीजिए कि भाई गवर्नमेंट भी सब कुछ देख रही है, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए। गवर्नेंस, जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती जाएगी आपकी, आप 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़, जैसे जैसे अग्रेसर होते जाओगे, आपका बिजनेस मैनेजमेंट जो गवर्नेंट बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। जब आप बाहर पब्लिक जाना चाहोगे, आप बाहर के इन्वेस्टर्स का पैसा लेना चाहोगे अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, तो उस समय ये सारे इन्वेस्टर्स, अच्छी कंपनी का परिभाषा में गवर्नेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर से क्वालिटी के बारे में, फिर कोलैबोरेशन, नेटवर्क्स, आपको टीम अच्छी बनानी है, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, R&D इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एज वेल एज आपके लोगों का ट्रेनिंग, उनको भी आपको कंटिन्यूसली ट्रेन करते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए, तभी आपका क्वालिटी विल बी फार बेटर देन मोस्ट ऑफ द एवरेज प्लेयर्स। कमिंग टू ग्रोथ,
आप बिजनेसेस ऐसे ढूंढिए जहां आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखती है। ऐसा बिजनेस मत ट्राई कीजिए जो एक शॉर्ट टर्म व्यू में आ जाता है। जैसे कोविड हुआ, सब लोगों ने सैनिटाइजर बना दिए, दैट वाज द फास्टेस्ट बिजनेस दैट टाइम, बट उसका लॉन्गेटिविटी कुछ नहीं रहा, 6 महीना साल भर दैट बिजनेस इज डाइड नाउ। आपको ऐसे बिजनेस देखिए जो कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस है, उसमें फूड, एग्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडिया ग्रोथ बड़ा है, कंजम्पशन का थीम बहुत बड़ा है। अगले 10 साल में इंडिया हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से 4 टाइम बड़ा होगा जीडीपी में, तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो आपको आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज कंज्यूमर ओरिएंटेड जितने रख पाएंगे उतना अच्छा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ मिलता रहेगा। इस ग्रोथ के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। आजकल टेक्नोलॉजी का चेंजेस बड़ा फास्ट होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी दोनों पे इम्पैक्ट आता है। तो अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा। हमारे को अपने बिजनेस में कुछ तो अलग हट के दिखाना पड़ेगा, कुछ तो अपनी निश बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़माना कंपटीशन का है। आपके प्रोडक्ट में अगर कुछ अलग निश नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग नहीं है, तो क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा, कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? तो आपको जब आप क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए कुछ बनाना चाहते हो या सर्विस देना चाहते हो, तो उसमें आपको कुछ अपनी एक निश रखनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली प्रॉफिट शुड बी इन माइंड। हर बार प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लाइफ। और जब हम बड़ा कैपिटल रेज करने की प्लानिंग करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाउ लॉन्ग दिस बिजनेस कैन ग्रो, हाउ सस्टेनेबल इज दिस ग्रोथ। ये बिजनेस कितना लंबा बढ़ता जाएगा? क्या इस बिजनेस में 10 करोड़ से 10,000 करोड़ होने की कैपेसिटी है? भले अगले 20 साल में होगा, लेकिन क्या इसमें ये पार्ट है जिसमें ये बिजनेस बड़ा हो सकता है? ऐसे बिजनेसेस को हमको ढूंढना चाहिए। और वो बिजनेस बिल्ड करने के लिए फिर अगर कैपिटल का शॉर्टेज है तो ऑब्वियसली हमको पब्लिक से या बाहर से कैपिटल लेना पड़ेगा। तो वो कैपिटल रेजिंग के टाइम सारे इन्वेस्टर्स का कहना है हमको सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखनी चाहिए, जिससे बिजनेस मल्टीपल होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी मल्टीपल होगी। तो हम इसी तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो अगेन कमिंग बैक टू दिस 3 वर्ड्स, क्वालिटी यानी उत्कृष्टता, प्रोडक्ट का उत्कृष्टता या सर्विस अच्छी होनी चाहिए, उससे आपकी पहचान बनेगी। आपका जो ब्रांड बनेगा वो ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, ग्रोथ से आपकी संपत्ति बनेगी। आपका वैल्यूएशन जो है वो आपका ग्रोथ से आएगा। और तीसरा लॉन्गेटिविटी ऑफ ग्रोथ, जो लंबा बिजनेस ग्रो कर पाएगा उसी से आपका वैभव बनेगा। तो ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखिए, बहुत बेसिक चीज है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर राजेश जी आपको कुछ एग्जाम्पल्स जरूर देंगे ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे होता है, और दिगंबर जी ने भी यही किया है तो वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रमोद जी। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज दिगंबर जी झंवर एंड वुड रिक्वेस्ट हिम टू गो अहेड एंड शेयर हिज जर्नी, जहां पर एक आयुर्वेद में डॉक्टर एक मेडिकल स्टोर से आज 6 फैक्ट्री तक कैसे पहुंचे हैं। प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिगंबर जी झंवर। सोनू शर्मा जी को सुना, कम से कम 3,000-4,000 लोग आए थे 500 रुपया टिकट देकर। मुझे लगता है विनय जी मंत्री, इनका अगर शो रखे तो कम से कम 3,000 नहीं 6,000 लोग आएंगे 1,000 रुपए का टिकट देकर। तो एमटीएफ ने एक भूल की है, अगली बार ध्यान रखना, सोनू शर्मा को बुलाने की जगह विनय जी को बुलाओ। उनकी जिस चेतना से, जो ऊर्जा से उन्होंने शुरुआत की, तो मुझे लगता है कि शायद, और कल का सोनू शर्मा का शो, उनकी प्रतिमा बड़ी है, उनके बारे में टिप्पणी करना गलत होगा, लेकिन मुझे काफी सुपरफिशियल लगा। लेकिन विनय जी जो बात कर रहे थे वो काफी डेप्थ से कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। सो बधाई हो। आदरणीय राजेश जी मालपानी, प्रमोद जी कासट, विनय जी मंत्री और सभागार में सामने उपस्थित सभी महानुभाव,
माहेश्वरी भाई बहनों, सबको नमन, वंदन, जय महेश। इस चर्चा सत्र के लिए मुझे सम्मिलित करने के लिए जिन्होंने सुझाव रखा, प्रस्ताव रखा, उसे अनुमोदित किया जिन्होंने, उन सभी का धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया, सम्मानित किया, विशेष विभूतियों के साथ में प्रत्यक्ष परिचित होने का अवसर दिया, सौभाग्य दिया, और सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने मेरा मंतव्य अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हर्षोल्लासित हूँ, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वो इसलिए कि मंच पर विराजे आदरणीय राजेश मालपानी, प्रमोद जी कासट, आप ऐसी विभूतियाँ हैं। आप उद्योग व्यापार के चरम सीमा पर विराजमान हो। आपके सामने इस सभागार में प्रथम पंक्ति में, प्रथम कुर्सियों के प्रथम चरण में बैठने की मेरी योग्यता नहीं, लेकिन आपके सम्मति से और एमटीएफ के सम्मति से मुझे आपके साथ बैठने का अवसर मिला और यह मंच साझा करने का अवसर मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस आविर्भाव से आपके सामने खड़ा हूं, बात रख रहा हूं, मेरी यह योग्यता, जिस तरह से जिन्होंने मुझे ये बल दिया, ये ऊर्जा दी, मेरे व्यक्तित्व, मेरे चारित्र को जिन्होंने निखारा, जिन्होंने आकार दिया, उन सभी विशेष विभूतियों के प्रति समर्पण भावना से मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। इस श्रृंखला में सबसे पहले हमारे इष्ट दैवत श्री भगवान दत्तात्रेय आते हैं, जिनकी छत्र छाया में हम पूरा परिवार सुरक्षित और प्रगति पथ पर है। फिर हमारे नाना जी, नानी जी आते हैं, जिन्होंने हमें धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार दिए। हमारे मम्मी पापा, जिन्होंने हमारे जीवन मूल्यों को अवलोकन कराया, हमके अवगत कराया। हमारे ज्येष्ठ भ्राता राजू दादा, जिसकी शुरू से हमारे उद्योग व्यापार में प्रमुख भूमिका रही है, और मेरी धर्म पत्नी, आप सब लोग जानते ही हो, कई बार मैंने मंच पर बोला है पतिव्रता योगिता। पतिव्रता इसलिए मैंने उच्चारण किया, आप सब बहनों को बताना चाहता हूँ। उनके बारे में मुझे बताने के लिए, सराहना करने के लिए पूरा सेशन लगेगा। आज का भी विषय नहीं, कभी जरूर बुलाना, मैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक वाक्य में बोलूं, जब भी ऋषि मुनियों ने संहिता में कभी व्याख्या की होगी पतिव्रता की, तो योगिता की मूर्त, योगिता की प्रतिमा सामने रखी होगी। धन्यवाद। आज का जो विषय है उस पर आते हैं। अभी तक की मेरी भूमिका उसको गिनना मत, 12 मिनट में अभी शुरू हो रहा है। धंधे का फंडा, उद्योग व्यापार कैसे शुरू किया जाए, उसमें उसे मुनाफे में कैसे जल्द से जल्द लाए, और मुनाफे में आने के बाद उसका विस्तार कैसे करें, इसकी विषय की चर्चा आज यहाँ होने जा रही है। बहुत विनम्रता के साथ, प्रामाणिकता के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसे डिस्क्लेमर होता है वैसा ये मेरा डिस्क्लेमर है कि इस विषय में प्रबुद्ध सभागार को बताने के लिए जैसा मेरी कोई प्रतिमा या मेरी प्रतिभा, मेरी योग्यता नहीं। मैंने इस बिजनेस मैनेजमेंट का कोई औपचारिक कोर्स किया नहीं है, और मेरे स्वयं का यह दावा भी नहीं कि मैं एक यशस्वी उद्योजक हूं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सभी से चर्चा, वार्तालाप करने आया हूं। मैंने पिछले 30 साल में जो व्यापार में अनुभव लिया, उसको आपके सामने रखूंगा, साझा करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से जाते समय आप सभी का बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार और बहुत सारा ज्ञान आप युवा पीढ़ियों से लेके जाऊंगा। तीनों दिन मैं यहाँ पर हूँ। तो चलो अपने विषय पर आता हूँ। मैं ये 10 मिनट में 5-7 मिनट तक मेरी जीवनी रखूंगा, और 2 मिनट में जो मैंने सीखा वो आपके सामने रखूंगा। मेरी जन्मस्थली साईखेड़ा, जिला नासिक, 3000 की बस्ती, छोटा सा देहात। ये मेरा ननियाल। हमारी माताजी, नाना नानी जी की एकलौती संतान, बचपन वहीं पर गया, प्राथमिक शिक्षा वहां प्राप्त की। वहां से माध्यमिक शिक्षा के लिए मैं सिंदूरनी आया, जलगांव डिस्ट्रिक्ट। यह भी एक छोटा देहात। मैं सब बातें 40 साल पहले की कर रहा हूं।
ये मेरा पैतृक गांव, माध्यमिक शिक्षा मैंने यहाँ पर प्राप्त की। वहाँ की जीवन शैली के एक आपको प्रतिमा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस किस्म की हमारी वो देहाती जीवन शैली थी। सभागार से प्रामाणिकता से कहना चाहूंगा कि हम शुरू से धनवान तो थे नहीं, हालांकि अभी भी नहीं है, लेकिन पक्के सीमेंट कंक्रीट के घर तो थे नहीं, लेकिन कभी हम झुकी बस्ती में भी नहीं रहे। 20 बाय 10 का छोटा मिट्टी का मकान, घर में फर्श नहीं, 40 वाट का पीला रंग देने वाला बल्ब, जमीन को गोबर से लिपना, वो जो रूम है वही तुम्हारा हॉल, बेडरूम, किचन, और प्रातः विधि के लिए भी जंगल जाना, घर में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। इस किस्म की साधारण सी जीवन शैली। बारिश के दिनों में 10 जगह से पानी गिरना, 10 जगह पर बर्तन रखना, मम्मी का चूल्हे पर रसोई करना, और हमारी स्कूल्स भी वैसी ही थी। घर से 3 किलोमीटर आना जाना, जिला परिषद मराठी मुलांची शाळा, वो भी मिट्टी की, वहां पर भी फर्श नहीं, फैन नहीं, ट्यूब नहीं। 10th के एग्जाम के लिए जामनेर हमारा जो तहसील है वहां पर जाना 40 किलोमीटर दूर। आप सब लोग जानते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में बच्चा क्या, बच्चे के माँ बाप भी कितने परेशान रहते हैं। उस समय पर बस से जाना, दिन में 2 ही बस, और एक बस मिस हो गई, और मिस हो गई तो हमें हमारी इम्तिहान देती नहीं आएगी, इसलिए इम्तिहान से ज्यादा बस मिलने की चिंता। 150 बच्चे हम लोग 10वीं में थे, उसमें से 14 लोग पास हुए। इस किस्म की निम्न, कल जो मैंने चांडक जी को सुना, बुल्डाना अर्बन बैंक के चेयरमैन, उन्होंने बताया उनके 22 स्कूल से और पिछले कई सालों से 100% उनका रिजल्ट लग रहा है। तो मुझे मेरा 10वीं याद आया, 9.5% उस दिन का रिजल्ट था। हेडमास्टर ने बुलाया सब लोगों को, हम सब लोग रूम में बैठे, बताया ये बोर्ड है, बोर्ड पर मैं नाम लिखना शुरू करता हूँ, इस बोर्ड में जितने बैठेंगे उतने पास, बाकी घर जाओ। ईश्वर की कृपा रही, पहला नाम मेरा लिखा गया, दिगंबर जयकिशन जौहर। में बोला मैं तो छोड़ गया। 10वीं में मैं प्रथम क्रमांक से पास हुआ। उस समय जो उच्च श्रेणी में प्रथम क्रमांक से या द्वितीय क्रमांक से जो पास होते थे उनके लिए 2 चॉइसेस रहती थे, एक तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। मुझे पहले से पैसा कमाने का बहुत शौक था। मैंने इंजीनियर का मतलब घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, दुकान बनाना, उसका अर्थार्जन मुझे कहीं दृष्टिक्षेप में नहीं दिख रहा था, उसका पैसा आता कहाँ दिख नहीं रहा था। लेकिन चौक में जो डॉक्टर बैठते थे, उनका रहन सहन, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके कपड़े, उनकी बात करना, उनके सीमेंट कंक्रीट के घर, उनकी गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये मुझे थोड़ी लालसा देती थी। मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो पैसे वाला बन जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा। तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर बन जाते। तो वहाँ से मैं डॉक्टर बनने का सपना लेकिन नासिक पहुँचा, माहेश्वरी हॉस्टल 7 साल वहाँ रहा। बनना था मुझे MBBS डॉक्टर, मतलब MBBS यही मुझे जानकारी थी। 11वीं 12वीं कुछ अंक कम पड़े, MBBS को एडमिशन मिली नहीं। 3 चॉइसेस थी, डोनेशन दे के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाओ। मेरे साथ पहले कई बागायतदार हैं वहाँ के, नासिक झाईकड़ा के, जिन्होंने लोनी प्रवरा नगर में एडमिशन ले लिया। डोनेशन तो मेरे सिलेबस में ही नहीं था। सेकंड ऑप्शन था 1 साल रुको और अगले साल रिपीट करो, रुकना मना था। तो थर्ड ऑप्शन था एक तो BDS लो या BMS करो। तो मैंने BMS चॉइस किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे निर्णय लेता गया, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो धनवान बनना था, मेरा लक्ष्य कोई MBBS बनना नहीं था। मुझे डॉक्टर बन के काम शुरू करना था। मैंने सोचा ठीक है BMS सही। तो मैं BMS की डिग्री हासिल की। अभी समय आ गया क्लिनिक शुरू करने का। घर वालों की इच्छा थी कि मैं सिंदुर्णी में रहूं, साईकड़ा में रहूं, वहीं पर क्लिनिक शुरू करूं। लेकिन मुझे लगता था कि मैं गांव छोड़कर बाहर गाऊं तो ठीक रहेगा। वो इसलिए कि मेरे 2 कजिन्स, एक मुरबाड़ और एक शाहपुर, ये ठाना के 2 तहसीलें, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। मैं छुट्टियों में उनके पास जाता था और उनके पास रुग्णों की संख्या और उनकी देने की क्रय शक्ति, जैसे वो पैसा देते थे, वो मुझे हमेशा आकर्षित करता था। तो मैंने सोचा कि गांव में तो नहीं प्रैक्टिस करूंगा मैं तो जाऊंगा ठाना जिला के किसी तहसील पर। तो मुझे पालघर
समझ में आया कि पालघर ठीक रहेगा, तो मैं पालघर जहाँ पहुँचा। घर वालों का विरोध था, तो इसलिए घर वालों ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। 93 में एक अटैची लेकर 1 रुपया भी ना लेके मैं पालघर आ पहुँचा। पालघर ऐसा शहर जहाँ अपने समाज का एक भी घर नहीं था 30 साल पहले, जान पहचान वाला नहीं, अपने रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई परिचय का आदमी नहीं। हालांकि हमने नक्शे में भी पालघर देखा नहीं था। ऐसे शहर में आ पहुंचा और आना, पालघर जाना और क्लिनिक शुरू करना मतलब जगह ढूंढना, फर्नीचर करना, सर्वे करना, कहाँ बैठना। ऐसा तो कोई नहीं था कि आओ डॉक्टर साहब बैठो, यहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए जगह तैयार करके रखी है। तो सर्वे करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं आरएमओ का जॉब करता हूँ। मैंने एक अस्पताल में इंटरव्यू दिया, पास हुआ, वहाँ पर मुझे आरएमओ की जॉब मिली, 2000 रुपये महीना। मैंने सोचा वहाँ पर आरएमओ मतलब रेसिडेंट, तो लॉजिंग की व्यवस्था हो गई, लॉज में होटल में रुकना जरूरत नहीं है, तो हमारा लॉजिंग हो गया और जो सैलरी देंगे उसे बोर्डिंग का काम मतलब खाने का काम हो गया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, तो हम शांति से अभी सर्वे कर सकते हैं। 3-4 महीनों की मेहनत से मुझे एक जगह मिल गई, किराए से एक दुकान। वहाँ पर मैंने सोचा कि यहीं पर मैं अपना क्लिनिक शुरू कर देता हूँ। 1 मार्च 94 में मैंने क्लिनिक शुरू किया। मुझे गर्व होता है बताते समय कि पहले दिन से 2, 4, 5, 10 ऐसे पेशेंट्स देखते देखते रुग्णों का इस किस्म का प्रतिशत मिला कि मैं साल भर में 100 सेंचुरी मारने लगा। 100 रुग्णों से भी ज्यादा रुग्णों को देखने लगा। आमदनी बढ़ती आने लगी, पैसा आने लगा। 11 महीने का उसका करार खत्म होते ही सबसे पहले मैंने वो मेरी क्लिनिक की जगह खरीदी की 3.5 लाख रुपए में 94 में। वो इसलिए कि मुझे हमेशा लगता था कि हमारी क्लिनिक उद्योग व्यापार की जगह सुरक्षित होनी चाहिए। घर तो हम कभी भी बना लेंगे, लेकिन जगह अगर हाथ से निकल जाए तो सबसे पहले, मैं काफी धार्मिक हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपने कुछ ग्रह मिले हुए हैं, दूसरी जगह पर जाएंगे तो वापस पड़ना। दूसरी बात है, मेरा क्लिनिक अच्छा चल रहा है तो जो जगह का मालिक है उसको किराया बढ़ा देगा, उसका टेंशन, या किसी और को बिक देगा तो टेंशन। मैंने सोचा कैसा भी करके इसको पहले खरीद ले, तो मैंने अपनी उद्योग व्यापार की जगह खरीदी की। उसके 1 साल के बाद में मुझे हमेशा से जो आकर्षित करती थी उस समय चलने वाली मारुति फ्रंटी 800, उसको खरीदी किया। ड्राइवर आगे बैठेगा, मैं पीछे पड़ेगा, दोस्त मिलेंगे उनको हाथ करूंगा, वो सपना पूरा हुआ। 3 साल में हमारे हम 2 भाई 3 बहना सबकी शादियां की, स्वयं की शादी की। 3 साल के बाद में मैंने सोचा कि अभी यह अपनी पालघर कर्मभूमि करते हैं, अपना यहाँ अर्थार्जन है, शायद कुंडली में ये जगह ठीक लगती है। तो मैंने गांव से भाई साहब को बुलाया, राजू भाई। 3 साल के बाद पापा गांव में ही थे, मम्मी गांव में ही थी, गांव में अपना दुकान चल रहा था। भाई साहब को बुला के मेडिकल स्टोर शुरू किया और मेडिकल स्टोर से हमने उद्योग व्यापार अपना शुरू किया। मेडिकल स्टोर क्यों, तो डॉक्टर के लिए सबसे आसान उद्योग रहेगा तो मेडिकल, मैं प्रिस्क्राइब करूँ तो देते जा, तो मुझे लगा कि वो सबसे आसान रहेगा, तो हमने मेडिकल स्टोर शुरू किया। मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलने लगा, हमारी आमदनी 3 गुना बढ़ गई। गांव में पापा की दुकान चल रही थी, मेरा दवाखाना चल रहा था और राजू भाई का मेडिकल स्टोर चल रहा था। हम बहुत खुश हो रहे थे। कोई भी डिसीजन हमने ओवरनाइट नहीं लिया। मैं क्लिनिक गया, फिर 3 साल के बाद मेडिकल स्टोर, फिर 3 साल मेडिकल स्टोर 6 साल चलाया। फिर हमने लगा कि कुछ पैसा आ रहा है, तो मेडिकल स्टोर पे हम लोग रोज रात को, राजू भाई और मेरा एक ही काम, रात को खाना खाने के बाद बाहर जाना, कलकत्ता नवरत्न पान लेना, एक आधा वो खाएगा, आधा मैं खाएगा, और 1 घंटा वो मुंह में रखकर चर्चा करेंगे। और चर्चा में एक ही विषय, उद्योग व्यापार को कैसा बढ़ावे। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर पे सिर्फ सेल्स हो रहा है, हमारी काबिलियत इससे ज़्यादा है, हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, इसको विस्तार कर सकते हैं, तो इसको हम बंद करते हैं और बंद करके हम लोग होलसेल शुरू करते हैं। तो होलसेल शुरू करने से ये क्यों समझ में आया कि हमारे पास जो होलसेलर आते थे देने के लिए, हमको लगता था कि इसका, ये हमारे जैसे कितने लोगों के पास जाके दवाई बिकता है मेडिकल स्टोर से, तो इसका व्यापार बढ़ा, इसकी आमदनी बढ़ी। तो जो निरीक्षण करते हैं हम लोग, उस पर से हमने सीखा कि ये हमारे से ज्यादा कमाता होगा। तो हमने अपना रिटेल बंद करके होलसेल शुरू किया। होलसेल भी हमारा कामकाज बहुत अच्छा चलने लगा, लेकिन होलसेल में हमने
जो निरीक्षण किया कि जो बड़ी कंपनियों की दवाई देते हैं होलसेलर को 10% मार्जिन देते हैं, लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और आजकल रिटेलर भी डिस्काउंट्स लेते हैं, वो देखा तो 10% में 5-6% निकल जाता है, 3-4% ही बचता है। प्रमोद जी, टॉप लाइन तो बहुत अच्छी आती है लेकिन बॉटम लाइन का कोई ठिकाना नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा ये पालघर क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है और पालघर के आसपास कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां कार्यरत है। सरस्वती माता की हमेशा से कृपा रही, थोड़ी वार्तालाप ठीक ठाक कर लेता हूँ, बातचीत अच्छी कर लेता हूँ। मैंने सोचा जाके उन ओनर्स को मिले, बातचीत करें, उनको बताया कि इस किस्म की अगर दवाई बनाए थे तो क्या कॉस्ट आएगी। आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, एक सिफ्रॉन सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 रुपए जिसकी एमआरपी होती है, वो बिकने के लिए हमको होलसेलर को 8 रुपए 10 रुपए मिलता था। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाके देखी तो 12 रुपया, 12 रुपये एमआरपी 100 रुपया। मुझे तो चक्कर आने लगे। डॉक्टर होने के बाद, मेडिकल स्टोर चलने के बाद भी जानकारी नहीं थी। मुझे लगा तो ये तो बहुत ही अच्छा, जैसे ये तो सोने की खन अपने हाथ में लग रही है। मैंने उनके पास बैठकर 1, 2, 3, 4 ऐसे हमने 60, 70, 80 प्रोडक्ट्स बनाए। होलसेल बंद, हमने हमारी खुद के ब्रांड्स बनाना शुरू किया। उसका उद्योग विस्तार करने के पालघर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे और विस्तार करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में 36 डिस्ट्रिक्ट, 36 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 40-50 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने हमने उसका काम विस्तार किया और बहुत अच्छा चलने लगा। आमदनी बढ़ती गई, लालसा और बढ़ती गई। वापस वही बात, जिन मैन्युफैक्चरर्स के साथ हम काम करते थे उनके पास निरीक्षण किया, हमको लगा कि ये तो हमारे जैसे कितने लोगों को दवाई बना के देता है, तो इसका तो व्यापार बढ़ा, इसकी आमदनी बढ़ी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपना खुद का एक फैक्ट्री लगावे। जब जो मैन्युफैक्चरर्स हम दवाई लेते थे उससे चर्चा किया तो उसने तो इस किस्म की डराने की बात की, तो बाबा ये बहुत बड़ा पैसा लगता है, इसको बड़ी पूंजी लगती है। हमने कैलकुलेशन किया, हाँ ये तो स्वयं की क्षमता से बाहर है। और दूसरा एक डर था, अगर इसमें फेल हो गए तो अकेले मरेंगे। तो मैंने सोचा कि 4-5 लोगों को तैयार करते हैं, आमदनी कम रही तो भी चलेगी, प्रॉफिट डिवाइड हुआ तो चलेगा, लॉसेस भी डिवाइड हो जाएगा। इस हिसाब से हमने 5 लोगों को तैयार किया। 2007 में एमआईडीसी से जगह आवंटित की और उसमें 100 विघ्न आने लगे। 2007 लगा हमारे पहली फैक्ट्री तैयार होने को, 5 साल, 2002 से 2007। आजकल हम हमारी फैक्ट्री 1 साल में तैयार कर लेते हैं और उससे 10-10 गुना फैक्ट्री भी 1 साल में तैयार होती है, लेकिन उस समय 2002 से 2007 ऐसे 5 साल लग गए। काफी कठिनाई एमआईडीसी के चक्कर में अटक गए। अशोक जी चौहान उस समय पे एमआईडीसी के चेयरमैन थे, जो उद्योग मंत्री होते हैं वो एमआईडीसी के चेयरमैन रहते थे। उनके पास जाके अंतिम रिक्वेस्ट की, आप लोग जालना से हो, बाबूराव कुलकर्णी अंबड़ में रहते हैं, उनकी सहायता ली। जो हमारे जिया जी अंबड़ वाले हैं उनकी सहायता ली। मंत्रालय में गया, अशोक जी चौहान ने समय दिया, सह्याद्री पर गया। उन्होंने बोला कि बोलो डॉक्टर, इतना बड़ा हॉल, पहले इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, कैसी बात करें। भगवान का नाम लिया, उनसे बात रखी। आप लोग सुनते हो, बोला शेतकरी लोग दुष्कालग्रस्त हो जाते हैं, पूरग्रस्त हो जाते हैं, वैसा ही मैं एमआईडीसी ग्रस्त हो गया हूं। अगर हेलो, नीड मोर, वी नीड टू रैप। ओके, तो इस किस्म से हमने हमारी फैक्ट्री शुरू की। काफी विघ्न आए। फिर 2013 में एग्जिट लिया सब मित्रों को और मैंने उसे स्वयं को रखा। मैं उसका एक अकेला ओनर बना। 2013 से लेकर 2023 तक हमने एक एक करके बहुत सारी फैक्ट्री लगाई, जिसमें कमला लाइफ साइंसेस लिमिटेड है। इसमें हमें काफी नाम शोहरत दिया, पैसा भी काफी दिया रेमडेसिविर की वजह से। और ये कमला लाइफ साइंसेस ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। मुझे खुशी होती है कि आज ये कॉन्ग्लोमरेट एक 12 फैक्ट्रीज का है, 6 फैक्ट्रीज और 6 हमने जॉइंट वेंचर्स के 36 देश विदेश में अपना व्यापार चलता है। और 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि इसे 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन, 2,000 करोड़ का सेल्स करके इसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनी बनाए। और इसमें हमने जो सीखा वो आपके सामने संक्षिप्त में 2 मिनट में रखता हूं विनय जी, कि आपका डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए कि मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे बड़ा उद्योग खड़ा करने का है। ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू योर थॉट्स, दैट
thoughts becomes your nature. That nature gives you attitude and attitude changes your destiny. तो मुझे कुछ किताबें याद आती है कि I personally believe and I want you to believe and law of attraction and power of subconscious mind. अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखो, जैसे HDFC के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दीपक जी पारिक कहते हैं, वो उदाहरण के तौर पर क्रिकेट की मैच बताते हैं, 20-20 ओवर्स में हर गेम में सिक्सर, 36 रन रेट से आप 20 ओवर में 720 रन्स बनाओ, इस किस्म का आपका लक्ष्य रखो। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यू बॉर्न पुअर इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इज 100% योर फॉल्ट। तो अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए उसका एक नटसेल में बताना चाहता हूं। समय की सीमा है, मेरे ख्याल से बाद में अगर समय देंगे विनय जी तो उस पर भी बात करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय महेश। थैंक यू सो मच दिगंबर जी जवर। आपने हमें जो अभी बताया इनमें कुछ बातें छूट गई है जो मैं बाद में इनके बारे में बताऊंगा। ये समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं राजेश जी मालपानी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच की तरफ पधारे। वी ऑल आर वेटिंग टू हियर यू सर। प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजेश जी मालपानी, मालपानी ग्रुप संगमनेर। जो आज का सेशन है उसके बारे में मैंने जो रखा है बिजनेस का फंडा सेशन में, क्या फंडा हमारे ग्रुप ने यूज़ किया और उसका थोड़ा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। समय सीमित है तो फास्ट आगे बढ़ेंगे कि अपना बिजनेस, फैमिली बिजनेस, सबके अपने फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस का पता है सबको, एक से ज़्यादा यानी 2 और उससे ज़्यादा लोग एक साथ करते वो फैमिली बिजनेस। लेकिन अपना बिजनेस ही एक फैमिली जैसा कैसे चला है इसके बारे में हम कुछ आज बात करेंगे, कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। और पहला डिस्क्लेमर यह है कि हम लोगों के ग्रुप ने कभी वैल्यूएशन गेम नहीं किया है। स्टेडी एंड कंसिस्टेंट यही ग्रोथ का फॉर्मूला अभी तक रखा है और इसके कारण अभी तक जो भी रिसेशन आए उसमें आगे हम बढ़ते रहे। लेकिन जिन लोगों का एक वैल्यूएशन फोकस होगा उनको शायद ये स्टोरी में बहुत मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्ट्रीम्स हो जाते हैं। जब बात करते हैं अपने विश्व की तो मैं, मेरा परिवार, स्टाफ, वर्कर, कस्टमर, सप्लायर, बैंकर, सोसाइटी, ऐसे अलग अलग स्फीयर होते हैं। सेंटर में मी होता है जिस पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि खुद पे ही काम कर सकते, खुद को ही डेवलप करते हैं। आज भी आप यहाँ बैठे खुद को डेवलप करने के लिए, और किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल नहीं है, खुद पे ही कंट्रोल है। किसी का होगा कंट्रोल कि मेरा वाइफ के कंट्रोल है, वाइफ का कहना होगा मेरा हस्बैंड पे है, तो ज़रूर हाथ ऊपर करे, नेक्स्ट सेशन उनका रहेगा और सबसे ज़्यादा भीड़ उसको रहेगी शायद। तो फोकस अपने आप पे रखना है। और जब ग्रुप में काम करते तो वी से पहले मी पे काम, मी के पहले वी से बात करते हैं। सबसे पहले ग्रुप की बात होगी, फिर अपनी बात होती है। तो पहले फैमिली के बारे में बताऊंगा। फैमिली, हमारे जो परदादा जी थे जगन्नाथ जी, उन्होंने चालू किया बिजनेस। और रतन जी टाटा का जो फेमस स्टेटमेंट अपने को पता है कि इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। तो साथ में चलने का एक अलग एडवांटेज है। दादाजी संगमनेर के दुकान में काम करते थे, परदादा जी, उन्होंने वहाँ से ये बिज़नेस चालू किया। पापा जी और चाचा जी, पापा जी को आप में से कई लोग जानते हैं। फिर हम 5 भाई साथ में रहे और अब नेक्स्ट जनरेशन के 3 लोग आए हैं। और बाकी लेडीज़ सब हमारे होम मेकिंग में और फ्यूचर जनरेशन में उनका बड़ा सहयोग रहा है। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमने कॉलेज में सीखे थे, मैन पावर, मार्केटिंग, मेथड, मशीन, मटेरियल, मनी, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मोरल, एम फॉर मोरल। और ये हमको हमारे सीनियर जनरेशन ने, पापा जी ने जो पत्र संस्कार है, जो हमको लेटर उन्होंने लिखे थे, उससे बार बार ये कहते गए कि व्हाट आर द वैल्यूज़, और वैल्यूज़ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर जर्नी। तो ये जो बिजनेसेस हमारे चालू हुए, स्टे लॉन्गर ग्रो स्ट्रॉन्गर में, FMCG जो परदादा जी ने चालू किया था, अब 128 साल हुए, लेकिन इसकी ग्रोथ जो हुई है ये कुछ सीमित सालों में हुई है। डेफिनेटली चैलेंजेस आए, कुछ बिजनेसेस हमने चालू किए और बंद भी करने पड़े जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी या कहीं
कॉम्पिटिटर गलत नीतियाँ अपनाते जो अपने को नहीं अपनानी है, तो ये सब बिजनेसेस बंद भी करने पड़े हमको। जो फैमिली स्ट्रांगली साथ में रखनी है तो क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वो विद्या बालन जी का पिक्चर है डर्टी, फिल्म सिर्फ 3 चीज़ों पे चलती है। कौन सी 3 चीज़ें? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। वैसे जॉइंट फैमिली या कोई भी ग्रुप एक्टिविटी 3 चीज़ों पे चलती है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो आसान हो गया है कि आपके ग्रुप के व्हाट्सएप मैसेजेस हो जाते हैं, एक दूसरे को रेगुलर मीटिंग्स हम लोग करते हैं, प्लान्स का प्रेजेंटेशन होता है हर मीटिंग में, हर पार्टनर का अपने अपने स्फीयर का MIS रिपोर्ट एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं और 360 डिग्री फीडबैक भी देते हैं, ये ठीक लगा, ये ठीक नहीं लगा, ये चेंज करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रखना, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना, टुगेदरनेस रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रुप गोल ऊपर रहे, हमारा नीचे रहे। ईगो मस्ट गो इफ यू वांट टू वर्क टुगेदर। ऐसे आयोजन में भी ईगो साइड में रख के यही काम करना रहता है। स्ट्रॉन्ग टाइज है, इम्प्रूव्ड सिनर्जी है, डाइवर्सिफिकेशन हम लोगों ने अलग अलग, क्योंकि 5 भाई थे हम लोग और एक ही किचन में सब कुक आ जाएंगे तो स्पॉइल हो जाएगा, इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन भी किया और हर मेंबर को कुछ न कुछ स्कोप मिला। गिव प्राइवेट स्पेस बट मेक सम बेसिक रूल्स। कोई भी गेम खेलना है तो रूल्स फॉलो करने हैं। एंड ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म, डू डेलीगेशन और सक्सेशन प्लानिंग, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके हैं। और ये नहीं किए, कम्युनिकेशन नहीं रहा तो ये डिसास्टर में जा सकता है। सबसे शुरू में डायलेमा चालू होता है, ये बड़ा भाई है, पिताजी है, गलत है लेकिन मैं उनको कैसे कहूँ, ये डायलेमा से चालू होता है। भाई है, हमने कुछ रूल बनाया लेकिन वो तोड़ रहा है, फिर डायलेमा होता है कैसे कहूँ, तो डेविएशन चालू होता है, फिर डिफरेंसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं और डिसरप्शन होता है। कई बिजनेस ग्रुप टूटते हुए हमने देखे हैं, कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण, प्रॉपर C नहीं होने के कारण ये 5D आते हैं स्टेप बाय स्टेप और डिस्ट्रक्शन हो सकता है। क्या है साथ में रहने का फ़ायदा? जैसे A और B 2 भाई हो गए, A डबल हो गया, A स्क्वायर हो गया, B डबल हो गया, B स्क्वायर हो गया, तो दोनों का टोटल है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इतना बड़ा एम्पायर तैयार हो गया। लेकिन यदि दोनों साथ में रह के करते, A प्लस B का ब्रैकेट करके स्क्वायर किया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये मैथमेटिक्स आता है, ये प्लस 2AB का एडवांटेज ऑफ बीइंग टुगेदर है, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में 1 6 1 4 है, तो 52 के बदले 100 हो सकता है। लेकिन प्लस इंपॉर्टेंट है, वही माइनस हो जाए, एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे तो माइनस हो जाता है और फिर वो 52 का 4 होता है। तो ये प्लस रखने के लिए कुछ रूल फॉलो करने जरूरी रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट मंत्र हमने फॉलो किए, जैसे पहले बताया कि एम फॉर मोरल या इथिक्स, वो सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो पापा जी ने, चाचा जी ने, दादाजी ने बिल्ड किया, उस पर रखे। लिवरेज बहुत कॉशियसली किया, क्योंकि ये मारवाड़ी कहावत सबको पता है, डूबेगा रे 3 जना, पूंजी कम व्यापार घना, आय कम खर्चा घना और जोर कम गुस्सा घना। पूंजी लिमिटेड है, बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये इसने शेयर में कमा लिया, उसने लैंड में कमा लिया, तो कुछ मेन बिजनेस का पैसा निकाल के शेयर में डाल दिया, उस बिजनेस की मालूमात नहीं, कभी लॉस हो जाता है। लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, वो एक डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जब पैसा चाहिए तब मिलता नहीं है। अप्रिशिएट जरूर होती है लेकिन लिक्विडिटी उसमें कम रहती है। तो ऐसे कुछ ग्रुप हमने देखे जो बड़े हुए हैं, DS के जैसा पुणे का ग्रुप होगा, लेकिन लिवरेज इतना ज़्यादा हो गया कि बिजनेस आगे टिक नहीं पाया। आय कम खर्चा घना, बिजनेस का इनकम चालू होता है, उसके पहले अच्छी गाड़ी लूँ, अच्छा बंगला लूँ, बड़ी पार्टी करूँ, ये सब चालू हो जाता है तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है और लिमिटेड अपनी कैपेसिटी है और वो चालू हो जाता है तो भी गड़बड़ हो जाती है। यू नीड पेशेंस, स्टेडी एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। टेक स्मॉल स्टेप्स। हमने हर बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन किया तो शुरू छोटे से किया और फिर वो बड़ा किया है, आगे एग्जाम्पल बताऊंगा उसका। जो भी छोटा लगेगा, अपना मेन बिजनेस अच्छा चल रहा है, नया हम चालू करते तो लगता है यार इसमें कितना मगजमारी है, ये क्यों करना है, प्रॉफिट तो बहुत कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख के उसमें आगे बढ़ना है। और हम लोगों ने ये भी एक रूल रखा है कि जो भी जॉइंट बिजनेस में हम लोगों की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं रखेंगे, जो भी रहेगी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये रूल्स फॉलो किए तो FMCG जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस दादाजी का था वो गायछाप का था, लेकिन उसमें कई और प्रोडक्ट्स ज्वाइन किए। हमने रिन्यूएबल एनर्जी चालू किया था, ये भी आपको दिखेगा 2001 में छोटे से शुरुआत हुई थी, पहले 5-7 साल
बहुत धीरे धीरे बढ़ा। चाइनीज़ बाम्बू के जैसे ग्रोथ जल्दी दिखती नहीं है, लेकिन आप पेशेंस रखो और उस पर काम करते रहो तो आगे के 5 साल में 611 मेगावाट 8 अलग अलग स्टेट में इतना बड़ा पोर्टफोलियो विंड और सोलर का बन गया कि जो अपने आप में एक बड़ा सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रहा। हमने सबसे छोटा वाटर पार्क 2005 में शिरडी में छोटा चालू किया। इंडियन राइट्स लाए, बाहर फॉरेन जाके आते थे, लगता था कि कितना अच्छा ये अच्छा जॉय देने वाला बिजनेस है। तो वो 2005 में पहला शिरडी में पार्क बना, उससे कुछ सीख मिली, लर्निंग हुए, सक्सेसफुल रहा। उसके बाद लोनावाला का पार्क होगा, शिरडी का स्पिरिचुअल थीम पार्क साई तीर्थ होगा, 2019 में अम्यूजमेंट पार्क होगा लोनावाला का, और रिसेंटली 2022 में लास्ट ईयर ही इमेजिका का जो कि सबसे बड़ा वाटर पार्क है उसका एक्विजिशन भी ये ग्रुप कर पाया, क्योंकि ये मालूमात हो गई थी, छोटे से शुरू किया और आज इंडिया में सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का वर्टिकल जो है वो मालपानी ग्रुप का है। क्योंकि अभी 8 पार्क हो गए, अभी 1 महीने पहले ही सूरत का एक नया पार्क जो एमेजिया है वो भी एक्वायर किया है, तो अभी तक 8 पार्क हो गए, 200 एकड़ से ज़्यादा जगह में ये फैले हुए, और नंबर 1 वर्टिकल ये हो गया है अम्यूजमेंट का, जो छोटे से चालू हुआ था और बढ़ते बढ़ते काफ़ी स्प्रेड हो गया आगे। और साई तीर्थ आप में से किसी ने देखा होगा जरूर कि एक स्पिरिचुअल थीम पार्क का फर्स्ट कंसेप्ट ये शिरडी में लाया है, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी साथ रख के। इमेजिका में भी हमारे ग्रुप की पहली एंट्री हुई पब्लिक लिमिटेड स्पेस में, लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन पार्क था। कई चैलेंजेस उसके टेक ओवर में भी आए, 2.5 साल पेशेंस रखना पड़ा, लेकिन टेक ओवर हुआ। और उसके बाद ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो बेल सेरेमनी होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के साथ वो बेल पे घंटा बजाना, बचपन में याद है दादाजी ले जाते थे मंदिर में, और मंदिर की घंटा बजा के जो एक फीलिंग आता था, वो फीलिंग वहाँ पे एक बार जब घंटा बजाई सेरेमनी में तो दादाजी की याद आई कि वो अपने कंधे पे बैठा के, क्योंकि हाथ अपने इतने ऊंचाई पे जाते नहीं थे, लेकिन इस बार वो घंटा बजाने का आनंद मिला तो वो भी याद आते रही। बुल के पास फ़ोटो भी निकले। पुणे में हमने छोटे प्रोजेक्ट से चालू किया था, रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट। अभी पुणे की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग 16 लाख स्क्वायर फीट के मजाइन नाम से, और कई बिल्डिंग्स वहाँ पे भी हो गई है, नासिक में हो गया। ये डाइवर्सिफिकेशन करते हुए लर्निंग के लिए भी हमने कुछ चीज़ें की, जैसे आईटीसी सिगरेट कंपनी है, टोबैको बिजनेस में नंबर 1 मल्टीनेशनल है, उसका एजेंसी सीखने के लिए खाली लिया कि कैसे वो बिजनेस करते हैं। और मैं डायरेक्टली रिपोर्ट करता था, उनका जो मैनेजर आता था संगमनेर बताने को, वो उतरता था 4-5 थाला पे जाके आता था और आके जो चंपी करता था, यहाँ पे चिल्लर नहीं थी, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट था, इतना असर्टिवली वो हैंडल करता था हमारे। और जब उससे कई चीज़ें सीखने मिली, तो ऐसे सीखने के लिए आईटीसी होगा, बजाज होगा, रिलायंस होगा। आईटीसी ये सेंसेक्स के 30 कंपनियों में जो 7 कंपनियां अभी खाली बची है, उसमें एक आईटीसी है। कई चीज़ें उनसे सीखने मिली। 30 साल पहले उनके पास संगमनेर के गणेश पान स्टॉल पे कितना स्टॉल बिकता है इसका डेटा रहा करता था। अब तो डेटा माइनिंग आसान हो गया, लेकिन उस समय से डेटा पे काम करने वाली एक कंपनी थी और कई चीज़ें सीखने मिली। स्टाफ और वर्कर के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। जब मैंने ज्वाइन किया, हमारे यहाँ पीपीटी प्रिंसिपल फॉलो करना हमने डिसाइड किया, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे अभी यहाँ कासट जी ने भी बताया, अलग अलग स्फीयर, उसमें से कुछ क्लब करके ये हुआ है समझो। इसमें सबसे मेन फोकस पीपल पे था, क्योंकि वही बाकी चीज़ें ड्राइव करते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया, एनुअल इवेंट रहता था, स्ट्राइक होना, कई दिन के स्ट्राइक चलते थे, मैनेजमेंट में और लेबर में एक खिंचाव तनाव रहता था, लूज सिचुएशन रहती थी। उससे विन विन सिचुएशन में लाने के लिए कई चीज़ें हमने की। 1988 में लास्ट स्ट्राइक हुआ 35 डेज का। उसके बाद ये विन विन सिचुएशन और जो कम्युनिकेशन मैंने बढ़ाया वर्कर्स के साथ, यूनियन के साथ, उसके बाद एक बार भी स्ट्राइक 88 के बाद नहीं हुआ। ये अपने आप में एक अचीवमेंट रही। और आज जो स्ट्रेंथ है मालपानी ग्रुप की, उस समय हम देखते थे लोगों को टेम्पररी रखो, कॉन्ट्रैक्ट पे रखो, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि ये अपनी रियल एसेट है, उनको अपने पेरोल पे रखेंगे। और आज पेरोल पे 5000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और अमेरिका से आने का वो आनंद लगता है कि वहाँ एक अच्छा जॉब ज़रूर मिल जाता था, लेकिन यहाँ आके जो जॉब क्रिएट करने का जो एक जॉय मिला वो कुछ अलग ही है। कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा।
जो वर्कर्स हमारे शादी करता था अपने बच्चे का तो 1 महीना एब्सेंट रहता था, उसके शादी में 50 वर्कर और चले जाते थे, वो सब बंद होने के लिए हमने सामुदायिक विवाह चालू किया। और ये सामुदायिक विवाह में अभी तक 1100 शादियाँ वर्कर्स की भी होती है, स्थानिक लोगों की भी होती है। मेरे शादी में जितने लोगों ने खाना नहीं खाया, हर शादी में 12-15 हज़ार लोग खाना खाते हैं, क्योंकि 40-50 शादियाँ एक साथ एक स्टेज पे होती है। उनके बच्चों के लिए वाटर पार्क की ट्रिप होगी, अलग अलग जो एक उनको भी अपनापन लगना चाहिए पूरे परिवार को, उसके लिए ये गणपति का प्रोसेशन होगा। जो मुर्दाबाद मुर्दाबाद 88 तक चलता था, वो मोरिया मोरिया में चेंज करने का, सब में एनर्जी है, बस चैनलाइज कैसे करें वो एनर्जी को, वो चैनलाइज करने का रास्ता अपने अच्छे वेंट दिखाए उसको। ग्राहक भंडार हमने चालू किया, नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे, फैक्ट्री के अंदर ही सब प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि वो गांव में जाता था, पगार होगा तब दूंगा पैसा बोलता था, तो उधारी में माल लेना है तो 10-20% ज़्यादा में लेना पड़ता था। यहाँ उसको उधारी में ही मिलता है, लेकिन कैशलेस है, उसका पेमेंट पूरा उसके पगार से अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है, नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे। आज उसका 20 लाख का महीने का सेल है। ये स्टाफ क्रेडिट सोसाइटी और वर्कर क्रेडिट सोसाइटी, जो उनके ही पैसे से उनको ही फाइनेंस मिलता है, आज उनका खुद का 10 करोड़ का कैपिटल हो गया है। जो वर्कर 40% से साहूकार से लाता था, आज वो 7 या 9% से अपना फाइनेंस खुद का नीड में उसको मिल जाता है। हमने अपने स्टाफ के और वर्कर्स के बच्चों के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट का स्कीम, एजुकेशन लोन का चालू किया, जिसमें से ये स्वप्निल बाहेदी बच्चा, जिसका स्वप्न था मैं पायलट बनूं, और वो स्कीम के वजह से पायलट बन गया। कई वर्कर्स जो बिल्कुल पढ़े नहीं, उनके बच्चे सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, तो वो अपने आप में एक अलग आनंद है। कस्टमर्स और सप्लायर्स के लिए भी, जहाँ जो भी अड़चन में आए, अपने से कनेक्टेड है, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो कोल्हापुर में बड़ी बाढ़ आ गई थी, सब पान वाले की दुकान पानी में, उनका माल खराब हो गया बहुत बारिश में, तो ऐसे 5000 पान वालों को एक 500 रुपये कॉस्ट का, लेकिन उसका MRP 1000-1200 रुपये था, तो 50 लाख रुपए के किट बांटे गए। फार्मर्स में जब ये ऐसी कुछ विपत्ति आई तो वहाँ भी ये किए गए। और फार्मर्स के लिए हो, डीलर्स के लिए हो, सबसे इम्पोर्टेंट है, हम देखते हैं कई लोग बिजनेस बड़ा करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और भाग जाते हैं, तो बैंकर भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑन टाइम। और इतने काम आता है कि इमेजिका का अभी टेक ओवर करना था, तब सडनली बड़ा चेक लिखना था, प्रोसेस को बैंक वालों ने बताया 1 महीना लगेगा शायद, लेकिन जो बैंक पहले से जिनसे डील करते थे, 8 दिन के अंदर उन्होंने बिफोर मॉर्गेज लोन डिसबर्स कर दिया, एंड वी कुड। तो आपका जो ट्रस्ट आप बिल्ड करते हैं, वो अकाउंट में जो आप डिपॉजिट करते रहते हैं इमोशनल अकाउंट में, वो आपको कभी काम आएगा ये बोल नहीं सकते। और जो सोसाइटी ने हमको दिया है, उसके लिए हमने ये अब्दुल कलाम जी का प्रिंसिपल फॉलो किया, प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज़, अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। अमेरिका से सीख के आया तो कई लोग पूछते थे, यार तू संगमनेर क्यों सेटल हो रहा है, पुणे बॉम्बे, कई फैमिलीज बड़े होती है तो नेबरिंग सिटी में चले जाते हैं, लेकिन हमने तय किया था कि हम संगमनेर को सिटी जैसा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे रादर देन मूविंग टू अ सिटी। फिर संगमनेर में सबसे अच्छा ध्रुव स्कूल, जो अपने आप में कई अवार्ड विनिंग उसके है, उस संगमनेर में स्कूल का सक्सेस देखने के बाद पुणे में सूस का स्कूल बनाया। इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट हो गई तो और एक स्कूल उंडरी में बनाना पड़ा पुणे में। तो छोटे से शुरुआत करें और उसको बड़ा करता जाए। कई मेडल्स से बच्चे लाते रहते हैं स्कूल के, और अलग अभिमान उसका भी है संगमनेर में। फिर लॉ कॉलेज होगा, B.Ed D.Ed कॉलेज होगा, कॉमर्स कॉलेज होगा। ऐसे भी नेचुरोपैथी, हम लोग जिंदाल जाते थे हर साल नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेने, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना संगमनेर में ऐसी ट्रीटमेंट चालू की जाए। तो नेचुरोपैथी कॉलेज में जिंदाल के सभी ट्रीटमेंट, बट एट ए 1 स्टार फैसिलिटी एंड 1 स्टार कॉस्ट। जब शादी हुई थी बहन की, तो बिल्कुल छोटे कॉलेज में पत्रे लगा के बाथरूम बनाने पड़े थे, और कोई उतरने की व्यवस्था भी नहीं थी। इसलिए हमको लगा कि कुछ उसके लिए बने, तो मालपानी पैलेस, मालपानी हेल्थ क्लब, अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। अभी अच्छा लगता है, कभी औरंगाबाद से भी लोग शादी करने संगमनेर चले आते, नासिक पुणे से भी चले आते और संगमनेर में आके शादी करते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश रही है। हॉस्पिटल एक अच्छा तैयार किया, जहाँ 10 रुपये में MSMD डॉक्टर उसका सर्विस देता है। सब ऑपरेशन गवर्नमेंट स्कीम से होते रहते हैं। कोविड में भी 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स उसमें हुए। स्वामी जी का तपोवन होगा, संजय का गीता परिवार का कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसे कई जगह पे जो कंट्रीब्यूशन, स्वच्छ भारत अभियान में पूरे वर्कर्स को लेके हमने 8 दिन पूरा संगमनेर साफ कर दिया था, और 1 लाख
वो डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसे सब काम किए थे। और आखिरी में खुद पे बोलूँगा कि आई ऑलवेज बिलीव कि दैट गुड टू बेटर का जर्नी लाइफ में चलते ही रहना चाहिए। इफ़ यू बिकम बेटर, समबडी इज देयर, बेस्ट इज़ देयर टू डिफीट यू। तो ये गुड टू बेटर टू बेस्ट का जर्नी चलते रहना चाहिए। इसलिए कभी सद्गुरु होंगे, कभी सत्यमित्रानंद जी होंगे, कभी महात्रेया रा का होगा, या कभी स्वामी गोविंद देव गिरी जी का होगा। इनके कुछ न कुछ करते रहते हैं, क्योंकि ऑलविन टॉफलर ने कहा है लर्निंग से ज़्यादा अनलर्निंग इम्पॉर्टेंट हो गया ये नए सेंचुरी में। अपना जब मोबाइल हैंग होता है तो हम क्या करते हैं, कई बार बैटरी निकाल के लगाते हैं। वैसे अपने लाइफ का भी मोबाइल हैंग होते रहता है बीच बीच में। तो ऐसे सेशंस पर जाइए, विपश्यना जाइए और अपना मोबाइल दोबारा चार्ज करिए। ये बॉडी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड गैजेट है कि जिसका कोई मैनुअल नहीं है, लेकिन ऐसे मैनुअल ऐसे शिविरों में जाते हैं, ऐसे गुरुओं से जब सीखते हैं तो ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसलिए ओशो को या कई चीज़ों को, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रॉम बर्थ टू डेथ जर्नी द सी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बर्थ अपने हाथ में नहीं है, डेथ अपने हाथ में नहीं है, बट दैट सी इन बिटवीन विच सी इज़ फॉर चूजिंग, फॉर चॉइस, फॉर चेंज। कि कोई भी सिचुएशन आती है तो हम क्या चूज़ करते हैं, क्या चॉइस करते हैं और कैसे खुद में चेंज लाते रहेंगे बेटर के लिए। कंफर्ट जोन ब्रेकिंग कैसे करते रहेंगे। कनेक्ट एंड कम्युनिकेट जो आज का ये सेशन हो रहा है, ये भी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग लोग आ रहे हैं और हम लोग उनसे कनेक्ट होके नेटवर्किंग भी कर रहे हैं। और ये सबसे पसंद का दोहा है मेरा संत कबीर का, दुख में सुमिरन सब करे। जब अड़चन आए तो हम कंसल्टेंट के पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, क्या करना है क्या करना है, फायर फाइटिंग करेंगे, लेकिन सुख में सुमिरन करने का महत्व का मैसेज कबीर जी देते हैं कि सुख में जब सुमिरन करें तो दुख ही नहीं आएगा। तो अच्छे समय पे आप ऐसी जगह आएंगे, ये MVPM हो या कई ऐसे फोरम में कुछ न कुछ सीखते रहेंगे तो प्रोग्रेस होती रहेंगी। दुख के बाद सीखने का मौका बहुत नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच। अब हम क्विकली विल मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। हम कुछ सवाल लेना चाहते हैं जो हमने काफ़ी डिस्कशंस किए थे। वो सवाल की तरफ जाने से पहले इन्होंने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कौन सुमिरन करता है। तो शायद गीता परिवार के साथ जुड़ने की वजह से जो एक जोत आई है, स्रोत आई है। गुरुजी का भी 22 तारीख को प्रोग्राम है यहाँ पर जालना में ही। आप सबको निवेदन करूँगा कि प्लीज़ वहाँ पर पधारिएगा। मैं ही होस्ट हूँ तो इसलिए बदलना ज़रूरी है। दिगंबर जी जव्हर जो है वो रोज दिन में 3 घंटा साधना करते हैं। उनका नाम, प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैंने कहा था मैं कुछ चीज इनके बारे में बताऊंगा जो इन्होंने नहीं बताई है। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि पैसा ने इनको आकर्षित किया और ये आगे बढ़े, पर इन्होंने ये नहीं बताया किस एथिकल तरीके से ये आगे बढ़े हैं। इन्होंने कोरोना के काल में 1 करोड़ कॉस्ट प्राइस के रेमडेसिविर जो 50-50 हजार में बिक रहे थे, तब वो 50 करोड़ बना सकते थे उसके, उन्होंने वो 1 करोड़ के पूरे भारतवर्ष में श्याम जी सोनी के जो सुपुत्र है वही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और कल इनकी बात हो रही थी तब मैंने सुना तो मुझे पता चला वो भाई यही है वो। क्योंकि जब हमने बात करी थी कोरोना काल में तो मेरे जीजा जी और सौरभ इन्होंने कहा था कि अरे कोई तो बंबई के डॉक्टर है, उन्होंने रेमडेसिविर फ्री दिए थे। मतलब उनको चर्चा का विषय लगा था कि उनका खुद का मेडिकल है तो वो जानते हैं कि जब जरूरत आन पड़ती है तो फार्मा कंपनी कैसे काम करती है। लेकिन अगर आप ऐसे काम कर सकते हो तभी आपका 25 कंट्री में 90% एक्सपोर्ट होकर 300 करोड़ का सालाना रेवेन्यू बन सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है इन लोगों की कि एथिक्स कितने ज्यादा जरूरी है टू गिव बैक टू द सोसाइटी। इन लोगों ने जो लोगों को बांध रखा है अपने कंपनीज के अंदर, वो इसलिए नहीं बंधे हुए हैं कि वो बस एक महज कंपनी में काम कर रहे हैं, वो इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि वो एक परिवार से जुड़े हुए हैं। इन्होंने योजनाएं बना रखी है। राजेश जी के पास टाइम कम था इसलिए वो बोल नहीं पाए। पथपेड़ी बना रखी है कि बाहर जाके किसी साहूकार से काम ना करना पड़े, दूसरे से पैसा ना उठाना पड़े और अपने वर्कर को लोड ना आए, इसलिए आपस में वर्कर लेवल, स्टाफ लेवल पे अपनी अपनी पथपेड़ी बना रखी है। आप शायद जानते भी होंगे, पहले ही सुना होगा, नहीं जानते तो बता देता हूं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दिगंबर जी जव्हर ने अपने नानी जी के नाम पे, जो कमला ग्रुप है वो नानी जी का नाम है उनका, उनके नाम पे कमला सरस्वती योजना। अगर आपके पास विमेन एम्प्लॉय है, उसकी बेटी है, वो पढ़ना चाहती है, खर्चा कौन उठाता है? कमला ग्रुप उठाता है। कमला, जैसे इन्होंने कहा कि हम समारोह कराते हैं और हम शादियां कराते हैं, कमला कन्यादान योजना, जिसके अंदर अगर आपकी बेटी है, आप 2 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं कंपनी के साथ,
आपके बेटी का कन्यादान कमला ग्रुप करेगा। सीनियर सिटीजन एक महेश सेवा निधि है, ओमकार दास जी मालपानी इन्होंने शुरू किया था। वो 400 घरों में जाती है। हर घर में जो कोई सीनियर सिटीजन होता है वहां पर हर महीने 1000 रुपए उनका खर्चा पानी जाता है पर पर्सन। तो जो भी सीनियर सिटीजन है उनका 1000 रुपए जाएगा, सालाना 12,000 रुपए का ये खर्च उठाते हैं। उस सेवा निधि में दिगंबर जी जव्वर 25% कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले 1 अप्रैल से, जहां पर 100। तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं और इन लोगों को बड़ा मतलब ये किंग्स एंड किंग मेकर जो हम बोलते हैं ना, प्रमोद जी कासट, अभी हम आपके पास आएंगे जहां पर वी वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड शिल्पा रायचूर, हाउ डिड यू मेक इट बिग। और एक मारवाड़ी माइंडसेट जो होता है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ तुरंत बढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मैं जानता हूं मनीष जी पहले अपनी कुर्सी से उठ चुके, तो वो कभी भी मुझे रोकेंगे नहीं, बट कोई बात नहीं। तो प्रमोद जी कासट से हम पूछना चाहेंगे, एक जो मारवाड़ी माइंडसेट है जिसके वजह से असली नंबर आपके बुक्स पर नहीं आते, उस जाल के वजह से व्हाट इज द बिग कॉस्ट दैट पीपल आर पेइंग, प्लीज सर। बट जैसे जैसे आप बड़ा होना जा रहे हो, जैसे सपोज कल मालपानी ग्रुप वांट्स टू एक्वायर डिज्नी, दैट कैन बी एम्बिशन, राइट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा थीम पार्क एक्विजिशन का अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए फिर मालपानी ग्रुप भी यही सोचे। अभी उन्होंने बोला बैंक्स ने तो चेक दे दिया, लेकिन उसके साथ आपको कैपिटल भी लगेगा। और जब आप कैपिटल रेज करने जाते हो तो इन्वेस्टर्स जो आने वाले हैं उनको आपके ये सब टिक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपका CSR का लिस्ट है, आपका बैंकिंग का बिहेवियर है, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, आपके कंप्लायंस के इश्यूज है, आपके कोई GST की केस नहीं है, आपके कोई इनकम टैक्स की केसेस नहीं चल रही है। ये सब कुछ ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो आना चाहते हैं आपके साथ, वो जरूर देखेंगे, तभी आपको 10,000 20,000 करोड़ का चेक आराम से मिल जाएगा। तो बात यह है, जैसे जैसे आप बड़ा होना चाहते हो वैसे वैसे आपके बुक्स जितने क्लीन और सिस्टमैटिक रहेंगे उसकी आपको हेल्प होगी। अभी आजकल बैंक्स भी बहुत कंपलसरी देखने लग गई है ये सब चीज़ें। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी भाइयों से यही है, छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस बनाने के लिए कंप्लायंस को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। पहले वाला जो चलता है एटीट्यूड, मैनेज कर लेंगे वाला एटीट्यूड है, अब खत्म हो गया है। अब सबका टाइम आ रहा है। थैंक यू सो मच प्रमोद जी। और ये प्रश्न हमने सबसे पहले जालना के सत्र में इसलिए उठाया क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो सारे क्लीन होते हैं जालना में। तो ये सारे क्लीन ट्रांजैक्शंस को और सुंदर कैसे बनाया जाए इसका तरीका आपको बता दिया गया है, और इससे आप और आगे कैसे पहुंच सकते हैं ये आप जान सकते हैं। इन्होंने अभी कहा कि कैपिटल रेजिंग इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो। हम एक डेट फ्री कंपनी से पूछना चाहेंगे कि हाउ हैव दे इंश्योर्ड कि अपने ही पैसे से वो वापस एक्रूड वेल्थ से अगला फैक्ट्री उठाते हैं बिना किसी डेट के। प्लीज दिगंबर जी। मैंने पहले ही बताया कि मैं कोई यशस्वी उद्योजक नहीं हूँ, तो मेरा जो फॉर्मूला है वो जरूरी नहीं है, वो सटीक है। मुझे लगता है कि लोन लेके आगे बढ़ना ही चाहिए। जैसे गौतम अडानी अपन देखते हैं कितना लोन उठान कितने आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मेरी एक ओछी मानसिकता है, गांव की मानसिकता है, इनसिक्योर फीलिंग है कि अगर मैं लोन उठाऊं बहुत और उसे चुका नहीं पाऊं तो क्या होगा। और जो एक ही जन्म में मैंने जिस किस्म की जीवन शैली छोटे से ऊपर तक देखी है, मैं मेरा सपना तोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, सेल्फ अक्रूड प्रॉफिट से ही मैं आगे बढ़ते रहूंगा। धन्यवाद। जय महेश। थैंक यू सो मच। राजेश जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि नॉट गेटिंग हेवीली बोरोड एंड येट सस्टेनिंग, इन्होंने बताया था कि ये द ओनली एरियाज वेयर दे आर हेवीली बोरोड इज द सोलर थिंग बिकॉज दे हैव सर्टेनिटी। आई वुड वांट यू टू प्लीज गो अहेड एंड हाईलाइट सर। हाँ, जैसे मैंने बताया कि पूंजी कम व्यापार घना में ये ध्यान रखना है लोन लेते हुए। लोन ऑब्वियसली जैसे आपने बताया इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का ग्रोथ मल्टीप्लाई करना है तो लोन लेना पड़ेगा। हमारा भी जो सोलर और विंड हमने बढ़ाया है पूरा बैंक लोन पे बढ़ाया है, करीब 1100 करोड़ का लोन हो गया था। पापा जी कभी कभी बुला के बोलते भी थे, राजेश तो बहुत ज़्यादा लोन ले रहा है। लेकिन जहाँ सर्टेनिटी है, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, पावर परचेस एग्रीमेंट, इतना रुपया मंथली आने वाला है मालूम है, बैंक का लोन उसमें से सर्विस होने वाला ये पता है, वहाँ पे हमने लोन लिए। बाकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो या हमारा पार्क का बिजनेस हो, उस पर डायरेक्टली लोन नहीं लिया। अभी ये भी एक्विजिशन करना था तो लोन उसके लिए नहीं लिया हमने। जो हमारी बिल्डिंग रेंट पे पुणे में लग गई थी और रेंट से उसका सर्विस होने वाला है लोन, तो वहाँ चिंता नहीं है। जहाँ आपको सर्टेनिटी है
कि लोन आपका ठीक से आप वापस दे पाएंगे, वहाँ लोन लेने में हर्जा नहीं है। जहाँ अनसर्टनटी है वहाँ लोन लिया जाए और दूसरे बिजनेस पे उस पर लोड आ जाए, चालू बिजनेस की पूंजी बाहर निकल जाए तो रिस्क बड़ा हो जाता है। उसका निकाल के आप रिस्क कैटेगरी में डाल देते हैं तो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो लोन लेते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि उसका सर्विसिंग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और कोई भी विपदा आए, वो बिजनेस नहीं चले तो भी उसका लोन सर्विसिंग कैसे होगा, ये ध्यान रखते हुए कैलकुलेटेड लेना ही चाहिए, क्योंकि इक्विटी रिटर्न्स आर ऑलवेज मच हायर देन प्रोजेक्ट रिटर्न्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो यहाँ पर मेन क्रक्स लाइन ये है कि अगर आप धंधा करने वाले हो तो उतने ही पैर फैलाओ जितने की आपकी चादर हो। चादर से थोड़े से बाहर अंगूठे बाहर निकले तो कोई बात नहीं है, पूरा डोंट गो एंड स्लीप ऑन द फुटपाथ। दैट इज व्हाट वी आर प्राइमरीली सेइंग। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बिग लेसन दैट वी आर टेकिंग अवे टुडे। क्योंकि इन्होंने जब स्टार्ट किया था तब बोला था हम वैल्यूएशन वाला नहीं है, हमारा कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल अप्रोच है बिजनेस की तरफ। आज हम शार्क टैंक देख के काफी सारे लोग उत्साहित हो गए होंगे, बोले नहीं मतलब जब भी शार्क टैंक देखते हैं, मेरी मम्मी मेरे पास ऐसे 4 बार देखती है, तो मैं बोलता प्रेशर तो बहुत आ रहा है यूथ के ऊपर कि कुछ तो एक नया एप्लीकेशन बनाए, कुछ नया आइडिया लगाए और काम करे और वैल्यूएशन कहीं की कहीं पहुंचा दे। लेकिन ये जो हम वैल्यूएशंस देखते हैं ये कितने मायने रखते हैं। अगर आप आईपीओस फॉलो करते हैं, जोमेटो का आईपीओ होगा, नाइका का आईपीओ होगा, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे आईपीओस ऐसे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी वैल्यूएशन वहां पहुंच चुका है जहां 20 साल में कंपनी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसका कुछ गारंटी नहीं है। तो अगर वहां तक हमें पहुंचना है या हमें कुछ एक सस्टेनेबल खुद के लिए बनाना है तो हमें किस राह पर चलना है। अच्छा, मैंने इनसे पूछा राजेश जी से कि गुड टू ग्रेट ये मैंने हमारे इंटरेक्शन के अंदर 2-4 बार आया, तो ये सर क्या कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि आपने जो गाड़ी चलाने वाला एग्जांपल दिया था अबाउट मूविंग फ्रॉम वन वेट एंजॉय पार्क टू इमेजिका, प्लीज सर इफ यू कैन हाईलाइट। गुड टू ग्रेट ये जर्नी अपना हरदम चालू ही रहना चाहिए। अदरवाइज गुड इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड, क्योंकि आप गुड पे यदि सेटिस्फाइड रह गए और आगे नहीं बढ़े तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए ये जर्नी कंटिन्यूअस रहना चाहिए। स्टीफन कोवी की 7 हैबिट्स बुक आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा, और उसमें शार्पन द सॉ और जो अलग अलग प्रिंसिपल दिए हैं कि हरदम हम शार्पन करते रहे अपने स्किल्स को, अपने टेक्नोलॉजी को, अपने बिहेवियर को, कि जिससे ये ग्रेट का जर्नी अपना चालू रहे और उसके लिए लर्निंग कंटिन्यूस होना चाहिए। मुझे बहुत ये मैं आश्वासित हूँ, यहाँ पे जो भी लोग आए हैं समय दे के आए हैं, नहीं तो और कहीं भी टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ न कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो सबके मन में कहीं ना कहीं ग्रेट का जर्नी, ये जर्नी रखने का एम्बिशियस है, ये रखने की उम्मीद है, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। तो ये जर्नी बिल्कुल चालू रहना चाहिए लाइफ। थैंक यू सो मच सर। इन्होंने इन्होंने एक एग्जांपल मुझे दिया था जब हम बात कर रहे थे कि बॉस गाड़ी चलाने आनी चाहिए पहले आपको। तो ये बहुत ही प्रिंसिपल सादा है, ये बोलता है कि पहले छोटे से शुरू करो, क्रम बाय क्रम, है ना। क्रम बाय क्रम क्या बोलता है यार, पहले 25 लाख का यूनिट तो सेटिस्फाई करके बता, फिर जाके 200 करोड़ का लोन लेना, फिर जाके आपका 5 करोड़ का यूनिट सेटअप करना। अगर आप वो कर सकते हो, आप पहले गाड़ी चला लो, जिस लेवल पर भी हो उसकी गाड़ी, जो भी आपकी लेवल है उस हिसाब से आप गाड़ी चला लो, आप फिर बाद में ट्रक चलाओ, मर्सिडीज बेंज चलाओ, जो भी आपको लगाना है। पोस्टर आपको कौन सा चूज करना है ये आप चूज करो, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। अब मैं दिगंबर जी जवर से ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर पीपल के ऊपर अब काफ़ी फोकस हुआ, और मैं इनके बगल में ही बैठा था, ये एकदम शांत बिंदास बैठे थे, और जितने बिजनेस भाईगण को मैं जानता हूँ जो कि मेरे क्लाइंट्स भी रह चुके हैं, तो कंटिन्यूस फ़ोन बजते रहते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस फ़ोन के ऊपर कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस आते रहते हैं। सर ये नहीं हुआ, सर डिस्पैच का ऐसे हो गया, ये प्रिंट फट गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसा हो गया। तो कंटिन्यूस फ़ोन पे लगे रहते हैं। हम बोलते भाई 2 दिन के लिए तो शांति ले लो, मतलब आप धंधा क्यों कर रहे हो? इज़ द बिजनेस रनिंग यू और आर यू रनिंग द बिजनेस? बहुत बातें है ना। सुनील जी चांडक भी कल बोल रहे थे कि इनका सत्र चल रहा था सतीश जी मंडोरा के साथ, तो ये बोल रहे थे कि धंधा आपको चला रहा है, आप धंधे को चला रहे हो। आपको ये समझना जरूरी है, क्या आप 2 दिन खुद के लिए निकाल सकते हो? और अगर आप आराम से बैठ सकते हो तो इसके पीछे आपको कुछ सिस्टमैटिक प्रोसेसेस लगाने हैं। तो हम दिगंबर जी जवर से जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में 10-10, 15-15 साल ऐसे लोग कैसे चुन के लाए हैं जिसके वजह से आराम से यहाँ पर बैठकर सोनू शर्मा का शो एंजॉय कर पाए। सर हेलो,
मैं काफ़ी भाग्यवान हूँ, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली और मैंने एक बात की कि हमारे कंपनी के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं को, जैसे ऑफिसर है तो उसी को एग्जीक्यूटिव बनाया, उसी को मैनेजर बनाया, जिससे उनको अपनी कंपनी की फिलॉसफी मालूम है, ना कि कोई बाहर का कोई बड़ा आदमी लाके उनके ऊपर रखा। बाहर से लाने से तकलीफ ये होती है, फॉरेन बड़ी रिजेक्शन जैसा, उनको नॉन कोऑपरेशन होता है, वहाँ पर फ्रिक्शन शुरू होती है। जहाँ पर फ्रिक्शन है वहाँ पर कोई प्रगति नहीं है, जहाँ पर शांति है वहीं पर प्रगति है। तो मुझे लगता है कि ऐसे नीचे से ऊपर गए सब लोग, ऑफिसर से एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से मैनेजर, मैनेजर से हमारे जनरल मैनेजर बने, जनरल मैनेजर को हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ओके, तो इस हिसाब से वो एक अच्छा टीम, और कई साल हम साथ में काम करते हैं तो हम लोग को एक दूसरे की मानसिकता मालूम पड़ जाती है, फिलोसॉफी मालूम पड़ जाती है, और एक ट्रस्ट, एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है ट्रस्ट का। तो इस किस्म से मुझे लगता है कि मैं 2 दिन 3 दिन यहाँ पर रहूँ तो शायद एक भी रिंग ना बजे, काम वहाँ पर चलते रहता है। धन्यवाद, थैंक यू टू माई टीम। प्रमोद जी से मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा और मैं माइक भी उनको दे दूंगा क्योंकि उनका ये सवाल होगा कि अगला माइक मुझे कैसे मिलेगा। तो प्रमोद जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने हमें कहा था कि शिल्पा रायचूर को जिस लेवल पर आपने पहुंचाया, वैसे ही और एक कंपनी है टूटीकोरिन की, नाम नहीं लेना चाहूंगा, शायद आप यू मे और माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद इट। तो वहां पर ये इशू था कि बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, हजारों में उसका टर्नओवर है और उनकी बेटी है और बेटी इंटरेस्टेड नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसे होता है ना कि आप एक बड़ा धंधा कर लेते हो तो वो शायद किसी भी लेवल पर होगा, आपका एक हार्डवेयर शॉप भी हो सकता है, आपका करोड़ों का बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी उसको चलाना नहीं चाहती है। सेकेंड, अगर आपने उस धंधे को उतने लेवल पर लाया है तो आप ये चाहते हो कि उसका मुझे सही वैल्यू मिले। तो सर, कैन यू प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ डू यू हेल्प इन सक्सेशन प्लानिंग एंड हाउ डिड दैट गो थ्रू? थैंक यू विनय फॉर दिस। बेसिकली काफ़ी फैमिलीज है जहाँ बिजनेसेस अच्छे बन गए हैं बट नेक्स्ट जनरेशन उस बिजनेस में आना नहीं चाहती फॉर वॉट एवर रीज़न, या सक्सेशन की चैलेंज है। तो ऐसे बिजनेस फैमिलीज को आगे क्या, अगर हमने सही समय पे अगर उसका डिसीजन लेना चालू किया तो शायद उसका सही फ़ायदा उस फैमिली को मिल सकता है। एग्जाम्पल पे तौर पे विनय को मैं बता रहा था, एक टूटीकोरिन की फैमिली है। टूटीकोरिन इज ऑलमोस्ट क्लोज टू रामेश्वर। ड्राई फ्लावर्स का बिजनेस, 250 करोड़ का रेवेन्यू, 2000 लड़कियां ड्राई फ्लावर्स का डेकोरेशन बनाते हैं, 100% एक्सपोर्ट टू यूएस एंड यूरोप। आप सोचिए टूटीकोरिन जैसी जगह से ये बिजनेस बिल्ड हुआ है। प्रमोटर्स की फैमिली में सक्सेशन चैलेंज, तीनों लड़कियां, तीनों बाहर, दे डिडंट वांट टू कम बैक। प्रमोटर सोच रहे मैं अभी भाग रहा हूं, अभी कर रहा हूं काम, लेकिन आगे क्या, मैं 65 का हो चुका हूं, मेरे आगे क्या। तो हमने उनको यही गाइड किया कि भाई आप सही पार्टनर अभी लेकर आ जाइए, एक साइजेबल स्टेक आज अभी दे दीजिए, आप 3, 4, 5 साल उस कंपनी के साथ हैंड होल्ड कीजिए उनको, और राइट टाइम पे आपको जब आपका मन भर गया, अब मेरे को आगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, तब आप स्टेप आउट कर दीजिए। तो वो ये करने में फ़ायदा ये रहा कि एक टाइमली ग्लोबल कंपनी को हम जर्मनी से लेकर आ गए उसमें पार्टनर बोलकर, तो उनको सही वैल्यूएशन मिल गया। अल्टीमेटली देखो बिजनेस बना है तो उसका मोनेटाइजेशन कहीं ना कहीं पैसा, या तो अगर वैसे ही अगर कुछ हो जाता उनको तो बिजनेस पूरा गिर जाता था, तो उसकी कोई कीमत घर वालों को किसी को कुछ नहीं मिलती थी। तो उन्होंने एक साइजेबल स्टेक ये जर्मन कंपनी को दिया, उसका पैसा आया हुआ, तीनों लड़कियों के लिए भी एक प्लानिंग कर दी उन्होंने, और वो उस कंपनी के चेयरमैन रहे अगले 5 साल तक। और उन्होंने आखिरी में उसके बचे हुए 30% स्टेक भी डाइवेस्ट करके उसका साइजेबल अमाउंट जो आया वो चैरिटी, फिलॉन्थ्रॉफी जो उनको करना है वो कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल यही है कि भाई आपकी प्लानिंग भी जरूरी है। अगर आपके घर में चैलेंजेस है, बिजनेस आपको लगता है खराब होने वाला है 5 साल 7 साल के बाद, तो उसको भी आप मोनेटाइज करने की सोच सकते हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस प्लीज, यस प्लीज। आगे का स्टेप तो बता दिया, लेकिन सक्सेशन में अपने बच्चे अपने बिजनेस में आए, फैमिली बिजनेस के, इसके लिए अपने को ये भी ध्यान रखना है कि घर जब जाते हैं हम लोग तो अपने बिजनेस के लिए हरदम वाव होना चाहिए कि कितना मजा आया, आज का दिन कितना अच्छा गया, बिजनेस की कितनी अच्छी बात हुई। हम लोग कई बार घर जाते हैं, अरे यार क्या बोलूं, इतना बेकार है काम, गवर्नमेंट खराब है, ये खराब है, और आगे की जनरेशन सोचती है यार इससे अच्छा मैं जॉब कर लूं, फॉरेन चला जाऊं,
कहीं सिटी में सेटल हो जाऊं, कहाँ फादर के बिजनेस में आऊं। तो सक्सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ सब बिजनेस वाले लोग बैठे हैं, घर जाके एक भी शिकायत नहीं चाहिए, जो चाहिए मजा आया यार, वो आया वो ऐसा बोला लेकिन उस पर ऐसा मात कर दिया मैंने। यार आपकी कुछ न कुछ गेम्स के आप एंजॉयमेंट बताइए घर जाके, तो आपके अगले बच्चे उसमें आना पसंद करेंगे। नहीं तो बहुत लोगों को नहीं चाहिए ये झमेला ही नहीं चाहिए। सुबह पापा जल्दी चले जाते हैं, रात को जल्दी आते नहीं, कोई वीकेंड नहीं हमारे लिए, तो इस लाइन में जाना ही नहीं है, ये नहीं आए, ये भी आप साथ साथ जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच राजेश जी। Try to find happiness in journey than in destination. वाओ वंडरफुल। ये रिलेटिंग विथ यस्टरडे सेशन जिन लोगों ने अटेंड किया, रमेश जी परतानी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी। उन्होंने ये बोला था कि आप अपने धंधे को छोटा क्यों समझते हो, आप अपने धंधे को ऐसे क्यों नहीं चलाते कि वो खुद एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है या 5 स्टार होटल है। आपका धंधा 5 स्टार बन जाएगा तो आपका बेटा ऑटोमेटिकली उसमें काम करेगा। सो ऑन द सेम लाइंस कैन वी क्रिएट समथिंग दैट योर नेक्स्ट जनरेशन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेरे काफी कोचिंग कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, तो एक चीज समझ में आती है कि द पेरेंट हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, जिसने एक जर्नी की है, स्क्रैच से शुरू किया था ना, कहीं समझा तक वाले वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप आपके बेटे को ये बोल रहे हो ना कि आप धंधा ज्वाइन करो, तो उसे ज्वाइन करने दो। आपको थोड़ा सा व्हील से हट के को पैसेंजर सीट में, पीछे सीट में बैठ के कभी झटका लगे, स्पीड ब्रेकर लगे, तो ये मत सोचना कि अरे तू गाड़ी कैसे चला रहा है, हट मैं चलाता हूं। अगर आप ये शुरू कर दो, हर बार आप गाड़ी चलाने लग जाओ, तो वो गाड़ी कभी नहीं सीख पाएगा। तो प्लीज इंश्योर that your next generation can go ahead and take that wheel and drive it, और आप बिंदास बैठ जाओ। आपकी संतान है ना, आपसे 2-4 कदम आगे बढ़ने की उसमें क्षमता है। राजेश जी ये जानते हैं, पापा जी ने जो हाथ में बिजनेस दिया, इन्होंने ऑटोमेट किया। फाइनेंस और टैक्स प्लानिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इनके पास। सर टैक्स प्लानिंग में हाउ डिड यू वर्क अराउंड विद एक्साइज, इफ यू कैन प्लीज गो अहेड एंड शेयर इट इफ दैट्स ओके विद। ओके, बहुत ही टेक्निकल चीज है, लेकिन एक चीज उसमें से जो निकल के आती है कि अगर आपको आपका टैक्स प्लानिंग पता है तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ लूप होल। जैसे दाल मिल्स है, दाल मिल्स में जीएसटी लग गया, तो इन लोगों ने क्या शुरू किया, 50 किलो के बैग के जगह पे 20 किलो 26 किलो के बैग शुरू कर दिए, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो आपको ये जानना है कि गवर्नमेंट कहाँ भाग रहा है, और इससे पहले कि रूट कनाल तक दांत पहुंच जाए, आप पहले ही डॉक्टर के पास जाके कैविटी भरवा लो या अपना पॉलिश करवा लो, ताकि आप सेहत में रहो और बाकी चीजें लाइन में रहे। यस, विद दैट हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे लिए है, मैं आप सबका सपोर्ट चाहता हूं उसके लिए। इफ ऑल ऑफ यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड इफ यू ऑल आर देयर विद अस फॉर नेक्स्ट 2 minutes टू सपोर्ट दिस, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? Okay, brilliant. Thank you so much. With your permission, I would like to call Atul Bhau Lahoti on the stage. Hello. Please, I would also like to call Gopi Kishan ji Jaju. Please, Bhaiji, please come on the stage. And I would like to call my nephew to release something which is very important to me. एक इनको सबको देना। Please launch the book, sir. Thank you so much. We also have this wonderful launch that we are making here. I'll just get my copy done. Yes, please.